नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत का सफ़र पार्ट 2। बस बस बाबा, आगे कुछ मत बोलिए। मैं इस समय किसी भी अशुभ बात को सुनने के लिए अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे इसी समय आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। मैं अपने देश जल्द से जल्द पहुँचने के लिए आतुर हूँ। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा और मदद करे। अश्वाकौम से आशीर्वाद और विदा लेकर चंद्रसेन उसी समय एक घोड़े पर सवार हुआ और शिलाखंड की ओर चल पड़ा। चलते चलते चंद्रसेन मार्ग में पड़ने वाले एक घने जंगल में पहुंच गया। तब तक रात हो चुकी थी, अतः रात वहीं काटने की सोच चंद्रसेन ने घोड़े को एक बड़े पेड़ के तने से बांधा और पेड़ की एक मजबूत डाल पर चढ़कर सो गया। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसके दुख का ठिकाना न रहा। पेड़ के नीचे उसके घोड़े की हड्डियां और किसी जानवर द्वारा खाया गया नुचा कुचा सर पड़ा था। ओह, लगता है रात को कोई हिंसक जानवर मेरे प्यारे घोड़े को मारकर खा गया और मुझ अभागे की नींद को आग भी नहीं लगी। मजबूरी में चंद्रसेन को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। जंगल पार करने के पश्चात मार्ग में एक नदी पड़ी जिसमें गहरा पानी था। उसने तैरते हुए नदी को पार करना चाहा तो उसके पैर से एक जूता निकल गया। अरे, मेरा जूता! सत्यानाश! अब इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। चंद्रसेन ने अपने जूते को पकड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया और वह एक जूता पहने ही शिलाखंड पहुंच गया। जब वहां के लोगों ने उसे देखा तो वे आश्चर्य से एक दूसरे को संबोधित कर चिल्ला उठे। अरे, देखा तुमने इसको? इसके एक ही पाँव में जूता है, दूसरे पाँव में कुछ भी नहीं। हाँ, और यह व्यक्ति अजनबी भी प्रतीत होता है। हे प्रभु! अरे, उसे देखो, उस अजनबी के पाँव में एक ही जूता है। लगता है यह अजनबी वही है। जब शिलाखंड के उस प्रमुख नगर में प्रविष्ट होने के पश्चात चंद्रसेन ने सभी लोगों के मुख से वही शब्द सुने तो वह भी मन ही मन विस्मित हो उठा। आखिर ये लोग मेरे एक पैर में जूता न देखकर इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? यह कोई असाधारण बात तो है नहीं। कोई पागल या मूर्ख भी एक जूता पहनकर इस तरह जा सकता है। फिर जरूर कोई खास बात लगती है, किसी से पूछना चाहिए। चंद्रसेन एक बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा जो भीड़ में खड़ा अन्य लोगों से बातें कर रहा था। बाबा, आप लोग मेरे एक पैर में जूता न देखकर इस प्रकार हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या आप लोगों ने आज तक इस हाल में किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा? ऐसी बात नहीं है बेटा। दरअसल विस्मित होने का कारण यह है कि यहाँ का राजा उग्रसेन तुम्हें इस हालत में देखकर डर जाएगा, क्योंकि राज ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की है कि जब भी शिलाखंड में वह व्यक्ति आएगा जिसके केवल एक ही पाँव में जूता होगा, राजा उग्रसेन का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पैर में एक जूता है और तुम प्रथम बार यहाँ आए हो, इसलिए हम यह बातें कर रहे हैं। ओह, तो यह बात है। बूढ़े की बात सुनकर चंद्रसेन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी समय राजमहल के सामने जा पहुंचा। राजमहल के द्वार पर खड़े सैनिक भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अरे, इसके पैर में केवल एक ही जूता है। जल्दी से महाराज को सूचित करो। ठीक है, मैं जाकर सूचित करता हूँ, तुम इसे यहीं रोके रखना। एक सैनिक के भीतर जाते ही चंद्रसेन चीख उठा। अरे ओ दुष्ट उग्रसेन, महल से बाहर आ और अपने राज्य को बचाने के लिए मुझसे युद्ध कर। लगता है अब जरूर कोई संकट आने वाला है। उस समय उग्रसेन का दरबार लगा हुआ था। जब रक्षक ने उसे उस व्यक्ति के बारे में बताया तो उसके साथ साथ दरबारियों का चेहरा भी भय से पीला पड़ गया। लेकिन फिर उग्रसेन शीघ्र ही अपने भय पर काबू पाता हुआ बोला, ठहरो, मैं स्वयं ही उससे चलकर बात करता हूँ। यदि वह वास्तव में मेरा विनाश दूत हुआ तो मैं उसे अपने तरीके से मौत के घाट उतारने की कोशिश करूँगा। जो आज्ञा महाराज। उग्रसेन उसी समय दरबार से उठकर महल से बाहर आ गया। ए निडर युवक, तू कौन है? यहाँ क्यों आया है और हमसे क्या चाहता है? मैं तुम्हारे बड़े भाई विराट सेन का पुत्र चंद्रसेन हूँ और तुम्हें तख्त से उतारकर अपना राज्य प्राप्त करने आया हूँ, जिसे तुमने अपनी दुष्टता के द्वारा मेरे पिताजी से छीना है। बता, मेरे पिता कहाँ हैं और हमारा राज्य तुम स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हो या नहीं? उग्रसेन, जो चंद्रसेन को कब का मरा हुआ समझता आया था, उसे एकाएक अपने सामने देखकर और भी भयभीत हो उठा। लेकिन धूर्तता से अपने मनोभाव छिपाकर वह प्रसन्नता भरे स्वर में चंद्रसेन से बोला, आहा बेटा चंद्रसेन, तो यह तुम हो।
आज तुम्हें सामने देखकर मुझे न जाने कितनी प्रसन्नता हो रही है। मैं तो वर्षों से तुम्हारे ही वापस लौटने की बाट जो रहा था। यह राज्य और यहाँ का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं तो अब तक तुम्हारे हक की रक्षा कर रहा था। आओ आओ बेटा, भीतर आओ। आज मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें सौंप कर अपने कर्तव्य से मुक्ति पालूंगा। यदि ऐसी बात है तो सबसे पहले मुझे मेरे पिता के पास ले चलो। उग्रसेन ने तुरंत उदास और दुखी होते हुए कहा, बेटा, इस समय मैं तुम्हें उनसे नहीं मिला सकता, क्योंकि उन्हें बहुत वर्ष हुए अग्निदीप का शासक कालकेतु उठाकर ले गया और इस समय बड़े भैया उसी की कैद में हैं। यह सब मात्र उग्रसेन का दिखावा था। दरअसल चंद्रसेन की असलियत जानते ही उसने उसे अपने मार्ग से हटाने के लिए एक भयानक योजना बना ली थी। लेकिन चाचा, मैंने तो सुना है कि तुमने राज्य हड़पने के लिए उन्हें अपनी कैद में रख छोड़ा है। यह झूठ है बेटा। भला मैं अपने देवता स्वरूप भाई के साथ यह व्यवहार क्यों करने लगा? फिर मेरा इस दुनिया में है ही कौन जिसके लिए मैं इतना वैभव एकत्रित करने के लिए खून की नदियां बहाऊं और अत्याचार करूं? बेटा, वास्तविकता यह है कि बहुत साल पहले एक दिन अचानक कालकेतु ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई में हम उससे जीत तो जरूर गए, लेकिन वह दुष्ट तुम्हारे पिता को उठाकर ले जाने में सफल हो गया। हमने भैया को उसकी कैद से आज़ाद कराने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली और अनेक मायावी शक्तियों का स्वामी है। ओह चाचा, क्या आप मुझे बताएंगे कि यह अग्निद्वीप कहाँ है? मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचकर अपने पिता को कालकेतु की कैद से आज़ाद करना और उसे उसके किए की सज़ा देना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, सब बताऊँगा। पहले भीतर चलो और खा पीकर आराम कर लो, फिर आराम से बैठकर बातें होंगी। आओ। और उग्रसेन उसे चिकनी चुपड़ी बातें करके महल के भीतर ले गया और वहाँ उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए तथा खूब स्वादिष्ट एवं उत्तम भोजन कराया। चंद्रसेन ने खाने पीने से निर्वृत्त होकर कुछ देर आराम किया और जब वह अपने आप को पूर्ण रूप से तरोताजा महसूस करने लगा तो पुनः अपने चाचा उग्रसेन के पास जा पहुंचा। आओ बेटे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ, यहाँ हमारे पास बैठो। तुम्हें देखकर तो मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। चाचा जी, अब आप मुझे अग्निद्वीप के बारे में बताइए। तो सुनो बेटा, अग्निद्वीप यहाँ से दक्षिण दिशा में लाल समुद्र को पार करने के बाद। और उग्रसेन राजकुमार को अग्निद्वीप के बारे में बताने लगा। जब उग्रसेन सब कुछ बताने के पश्चात खामोश हुआ तो चंद्रसेन व्यग्र स्वर में बोला, चाचा जी, मैं अपने पिता को आज़ाद कराने के लिए अग्निद्वीप अवश्य जाऊंगा। आप यह बताइए कि आप मेरी यात्रा का प्रबंध कितने दिनों में करा देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में बेटा। बस तुम यात्रा के लिए तैयार रहो। आहा, वह दिन मेरे लिए कितनी खुशी का होगा जब मैं अपने भाई को देख सकूंगा। ईश्वर करे भैया सही सलामत हो। उग्रसेन ने उसी दिन से चंद्रसेन की यात्रा का प्रबंध करना शुरू कर दिया। ठीक 7 दिन के भीतर भीतर उसने एक इतना बड़ा जहाज तैयार करवाया जिसमें मल्लाहों के अलावा 50 व्यक्ति बैठ सकते थे। उस जहाज का नाम चक्रध्वज रखा गया। अच्छा चाचा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य में कामयाब होकर लौटूं और पिताजी मुझे वहां सकुशल मिल जाएं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हारी मदद के लिए 50 शक्तिशाली बहादुर योद्धा भी साथ कर दिए हैं तथा खाने पीने का भरपूर सामान भी जहाज पर लदवा दिया है। अपने चाचा का धन्यवाद अदा कर चंद्रसेन जहाज पर सवार हुआ और उसके जहाज पर सवार होते ही जहाज लंगर उठाकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गया। तभी, महाराज, यह आपने क्या किया? अग्निद्वीप पहुंचते ही क्या राजकुमार को असलियत का पता नहीं चल जाएगा कि महाराज विराट सेन कालकेतु की कैद में नहीं बल्कि आप ही की कैद में है? हा हा हा, यह बात तुम नहीं समझोगे सेनापति। सुनो, पहले तो चंद्रसेन मार्ग में पेश आने वाले संकटों के कारण अग्निद्वीप पहुंच ही नहीं पाएगा, और यदि पहुंच भी गया तो कालकेतु के हाथों मारा जाएगा, क्योंकि कालकेतु मेरा अभिन्न मित्र है और बहुत बड़ा जादूगर है। जैसे ही राजकुमार उससे अपने पिता के बारे में बात करेगा, कालकेतु समझ जाएगा कि मैंने ही उसे रास्ते से हटाने के लिए उसके पास भेजा है। फिर उसे अपने तरीके से राजकुमार को मौत के घाट उतारने में तनिक भी देर नहीं लगेगी और इस तरह उससे मेरा पीछा छूट जाएगा। हा हा हा। ओह, तो यह बात है। इधर 2 दिन तक तो चंद्रसेन का सफर निर्विघ्न चलता रहा, लेकिन तीसरी रात, उफ राजकुमार, वह देखिए, जल राक्षस। ओह, अति भयानक। ऐसा जल जीव मैंने पहले कभी नहीं देखा।
वह भयानक जीव पानी में तेजी से चलता हुआ जहाज की ओर बढ़ा। अपने अपने हथियार संभाल लो, वह जहाज पर आक्रमण करने आ रहा है। सावधान, सावधान, हथियार संभालकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। उस पहाड़ सरीखे जीव के निकट पहुंचते ही समुद्र में जैसे तूफान आ गया और जहाज ऊंची ऊंची लहरों में ठीक किसी तिनके के समान डोलने लगा। गुम गुम गुम। उसकी आंख और मुंह का निशाना लो, वरना बचना मुश्किल है। राजकुमार और सभी योद्धा अपने अपने हथियार उस पहाड़ सरीखे भयानक जीव के मुंह और आंख का लक्ष्य लेकर चलाने लगे। वह जीव उनके आक्रमण से घायल जरूर हुआ, लेकिन मरा नहीं। घायल होने से वह और अधिक भयंकर हो जहाज को क्षतिग्रस्त करने में जुट गया था। उसके मुंह से निकलने वाली लपटों से जहाज में कई जगह आग भी लग चुकी थी। इस जीव पर इस तरह काबू नहीं पाया जा सकता, बल्कि यह जहाज को ही नष्ट कर देगा। मुझे किसी तरह इसके सिर पर पहुंचना चाहिए। अगले ही पल राजकुमार तेजी के साथ जहाज के मस्तूल पर चढ़ने लगा। उस भयंकर जीव का सर मस्तूल के काफी निकट था। शुक्र था कि अभी तक जीव का ध्यान मस्तूल पर नहीं गया था, वरना वह उसे कब तक चकनाचूर कर चुका होता। मस्तूल की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर चंद्रसेन ने उस भयंकर जीव पर छलांग लगा दी। अरे, हथियार फेंकना बंद करो, वरना राजकुमार को लग जाएगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।